नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा मनोभार की परिभाषा। मनोभार किस तरीके से हर व्यक्ति को प्रभावित करता है, मनोभार किस तरीके से व्यक्तियों में बीमारियां उत्पन्न करता है और मनोभार व्यक्ति में किस तरीके से उसे आने वाले परिस्थितियों का सामना करने के लिए और उसमें कौन कौन से बदलाव करने के लिए रास्ता बताता है, वो सब के बारे में हमने देखा। अब मनोभार के यहाँ पे प्रकार दिए हुए हैं। मनोभार के 3 प्रकार हैं। पहला है हताशा, दूसरा संघर्ष और तीसरा दबाव। ये तीनों जो प्रकार हैं, ये मानव जीवन में हताशा, संघर्ष और दबाव, ये मानव जीवन को काफ़ी पीछे ले जाता है। पीछे का मतलब यहाँ पे ये कि अगर व्यक्ति हताशा, संघर्ष और दबाव की स्थिति में उलझ जाएगा तो वहाँ पे उसको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसे बहुत सारी गंभीर बीमारियां भी लग सकती हैं। तो मनोभार की मात्रा बहुत सी बातों पर आधारित है। जो हम देखते हैं, मनोभार की मात्रा कितनी ज़्यादा या कम होगी, उसका आधार व्यक्ति को जिस परिस्थिति का समायोजन करना है, उसके लक्षण और उसे प्राप्त होने वाली बाह्य सहायता तथा आधारों पर अवलंबित है। मतलब मनोभार की जो मात्रा है वो कितनी होगी, वो व्यक्ति के ऊपर आधारित रखता है। क्योंकि कई व्यक्ति होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा उसको स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा मनोभार ले लेते हैं। और अगर वही व्यक्ति उसको कम मनोभार ले, उसको लाइटली लेकर, उसको ईजिली लेकर वो समस्या का समाधान करना चाहे, तो मनोभार उसके ऊपर कम पड़ेगा और कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी अनावश्यक परिस्थिति हो, उसमें वो समायोजन साध कर अपनी समस्या का समाधान आसानी से कर सकता है। तो यहाँ पर मनोभार जो है वो परिस्थितियों पर आधारित होता है कि व्यक्ति कौन सी परिस्थिति के साथ किस तरीके से समायोजन साध कर किस तरीके से व्यवहार करता है, वो उस पर डिपेंड करता है। मनोभार की रीतियाँ विशिष्ट है। मनोभार के विषय में व्यक्ति में विशिष्टता एवं विविधता हो सकती है। किसी एक परिस्थिति में सभी मनुष्य एक समान मनोभार का अनुभव करें, ऐसा संभव नहीं है। जैसा कि कोई भी घटना अगर घर में घटती है तो सभी व्यक्ति एक जैसा मनोभार रखें, तो ये उचित नहीं है, ये संभव नहीं है। क्योंकि कई लोग के लिए वो खास है, वो मनोभार खास है, वो समस्या खास है, और कई लोगों के लिए वो समस्या घातक है। तो जिनके लिए घातक होगी, वो व्यक्ति वहाँ पे वो समस्या को अपने मनोभार के रूप में लेगा, ज़्यादा स्ट्रेस लेगा, जिसके वजह से उसको हताशा, संघर्ष और दबाव का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मनोभार जो है वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार से दिखाई देता है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है उसकी समस्या समायोजन करने का रास्ता, कि वो किस तरीके से अपनी समस्या का समाधान करता है, अपनी समस्या के साथ समायोजन करता है। समायोजन मतलब कि जो भी परिस्थिति है, वो परिस्थिति में समालीन होकर, वो परिस्थिति में सम्मिलित होकर उसका सामना करना। कई बार होता है कि कुछ परिस्थितियां होती हैं, छोटी छोटी परिस्थितियां, छोटी छोटी घटना, जिससे व्यक्ति भागने का सोचता है। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जो समस्या का सामना करते हैं, लड़ते हैं और धीरे धीरे उसमें सफलता पाते हैं। तो इसीलिए जो मनोभार है वो सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसा नहीं होता। उसी प्रकार कोई एक मनुष्य एक समय में ही मनोभार का अनुभव करे, ऐसा संभव नहीं है। मनोभार की रीति मनुष्य की उम्र, जाति, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, अभिरुचि, कौशल्य, अन्य व्यक्तिगत सामाजिक परिबलों पर आधारित है। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि उम्र, जाति, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, अभिरुचि, कौशल्य और अन्य व्यक्तिगत सामाजिक परिबल। अगर व्यक्ति की उम्र कम है तो वो स्ट्रेस कम लेगा, छोटी छोटी समस्याओं का समाधान आसानी से कर लेगा। लेकिन व्यक्ति यदि पारिवारिक है, सामाजिक स्तर पर मजबूत है, आर्थिक रूप से मजबूत है और व्यावसायिक काम में वो अभिरुचि रखता है, तो उसके लिए समस्या काफ़ी गंभीर होगी और वहाँ पे उसका जो मनोभार है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। जिससे मनुष्य में मनोभार की रीति भाव विशिष्ट हो सकती है। इस तरह से मनोभार की रीति अलग अलग समय पर अलग अलग देखने को मिलती है। अगला है मनोभार के कारण अज्ञात हो सकते हैं। हमें कई परिस्थितियां चिंताजनक एवं चुनौतीपूर्ण लगती है, जिसके कारण मनोभार या तनाव का अनुभव होता है, परंतु उसके लिए जिम्मेदार कारण हम नहीं जानते। इसलिए कह सकते हैं कि मनोभार के कारण
अज्ञात हो सकते हैं। ऐसे अज्ञात कारणों के द्वारा अनुभव होने वाले मनोभार के लिए दमित प्रेरणाएं, भावनाएं, आवेग आदि विषय कारण रूप हो सकती है। मतलब मनोभार अज्ञात होते हैं। कई बार मनोभार जो है वो हमारे सामने बोल कर नहीं आते कि ये मनोभार होगा। मनोभार वो बिना बोले आते हैं, चुनौतीपूर्ण आते हैं। हमको पता नहीं होता है कि किस तरीके से आएंगे, किस रूप में आएंगे, किस समस्या के रूप में आएंगे, वो हमको पता नहीं होता। तो इस तरीके से जो मनोभार है वो अज्ञात रूप से आते हैं। अज्ञात रूप के हो सकते हैं। कई बार वो काफ़ी समस्या कारक हो सकते हैं, दुख कारक हो सकते हैं। तो इसलिए मनोभार जो है वो अज्ञात रूप में देखने को मिलते हैं। अगला है, मनोभार के मुकाबले के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मनोभार का सामना अवश्य ही पड़ता है और उसके साथ समायोजन करना पड़ता है। तीव्र मनोभार का सामना कैसे किया जाए, उसका शिक्षण प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को साधन, शक्ति एवं समय के स्वरूप में कीमत चुकानी पड़ती है। मनोभार का सामना करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को उपयुक्त कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मनोभार ये आकस्मिक घटना है, ये हमको बोलकर नहीं आती कई बार। तो इसके साथ हमको समायोजन साधने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम मनोभार से भागने का प्रयास करेंगे तो वो मनोभार धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आने वाले समय में वो हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे दिमाग में घर कर जाएगा, जिससे हमको काफ़ी समस्याएं और काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए मनोभार के मुकाबले के लिए कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। मनोभार कार्य क्षमता को कम करने वाली बाबत है। तीव्र मनोभार की स्थिति में व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण मर्यादित होता है, बोधात्मक क्रियाएं स्थगित होती हैं, परिस्थिति की समझ मर्यादित होती है और वह एक ही प्रकार की प्रतिक्रिया देता है। समस्या का उपाय खोजने में वह अपरिवर्तनशील एवं जड़ मनोभार अपनाता है। मनोभार की तीव्रता जितनी अधिक और व्यक्ति का उसका सामना करने की तैयारी जितनी कम, उतने ही प्रमाण में व्यक्ति की कार्यक्षमता घटती है या उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मतलब कि यहाँ पे व्यक्ति की कार्यक्षमता कम करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अगर व्यक्ति पे किसी भी तरीके का टेंशन होगा, किसी भी तरीके का वर्कलोड होगा, किसी भी तरीके का स्ट्रेस होगा, तो उसकी जो कार्य क्षमता है वो मेंटली रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कम हो जाती है, क्योंकि वो उसी समस्या के बारे में सोचता रहेगा, उसी समस्या के बारे में गंभीरता से विचार विमर्श करता रहेगा और जिसके कारण उसकी जो काम करने की प्रक्रिया है, गतिशीलता है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगला है, मनोभार के परिणाम विधायक भी हो सकते हैं। जबकि मनोभार सदैव नुकसानकारक या नकारात्मक हो ऐसा नहीं है। कई बार मनोभार के परिणाम विधायक भी हो सकते हैं। मनोभार के परिणाम स्वरूप व्यक्ति तैयार करे, जागृति रखे, अधिक परिश्रम करे तो उससे लाभ होने की संभावना रहती है। मतलब कि अगर मनोभार के लिए व्यक्ति हमेशा जागृत रहे, हमेशा एक्टिव रहे, हमेशा परिश्रम करे, तो उससे लाभ होने की संभावना काफ़ी हद तक देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो मनोभार है, जो स्ट्रेस है, वो हमेशा नेगेटिव नहीं होते बल्कि पॉजिटिव भी देखने को मिलते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे लेजारस का कोष्टक एवं मॉडल जो उन्होंने दिया, जो हमारा मनोभार है उस मनोभार किस तरीके से होता है, क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में इन्होंने बताया है, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।